हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी अपन क्लास 11th के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम कर रहे थे। लास्ट टर्न पे अपन ने मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट अपन ने कर लिया था। आज अपन मैकेनिज्म ऑफ पीएस सेकेंड या फोटो सिस्टम 2 उसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने पीएस फर्स्ट डिस्कस कर ली थी, तो इसके अंदर ध्यान देना बेटा। हाँ, इसके अंदर देखो, देखें क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर पीएस सेकेंड के अंदर 680 से स्टार्ट होता है। जो पीएस सेकेंड मैंने आपको बताया था 680 नैनोमीटर से संबंधित है। अब इसके अंदर देखो, देखें कि जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो P680। अब यहाँ से जैसे इसके अंदर पीएस सेकेंड है, तो चूंकि पीएस सेकेंड के अंदर जब मैंने इनके अंदर आपको डिफरेंस करवाया था तो उसके अंदर बताया था कि ये जो है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने से ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इसके अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल के 2 अणु काम आएंगे और साथ ही साथ 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रिमूव होता है। अब 1 ऑक्सीजन के लिए जल के 2 अणु की आवश्यकता होती है। तो जैसे बाई प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस के अंदर 6 जल के अणु काम आ रहे हैं, 6 ऑक्सीजन रिमूव हो रही है बाई प्रोडक्ट के रूप में, तो 12 जल के अणु जो है वो सबस्ट्रेट के रूप में काम आते हैं। अब इधर ध्यान देना बेटा, इसके अंदर जैसे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। अब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और उसके साथ उसके जो सहायक वर्णक होते हैं, सहायक वर्णक ये क्या करते हैं, ये भी लाइट एनर्जी को फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं, प्राथमिक ग्राही होता है जिसका नाम होता है फियोफाइटिन, उनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। इधर ध्यान देना, यहाँ पर जैसे ये जैसे सन हो गया, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से सनलाइट के रूप में, लाइट एनर्जी के रूप में, फोटोन के रूप में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, क्लोरोफिल ए एक्साइटेड होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6/F कॉम्प्लेक्स, इसके बाद में प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो है P700 का मतलब हो गया पीएस फर्स्ट से रिलेटेड है। ओके, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है पीएस फर्स्ट के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और पीएस फर्स्ट से होता क्या है कि पीएस फर्स्ट से, अब जैसे देखो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु बन रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन तो आगे काम आ जाते हैं। यहाँ पर अभी बताऊंगा, जो पीएस फर्स्ट के अंदर NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है उसको NADPH प्लस H आयन के अंदर बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अब यहाँ पर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ये जो है अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को देते हैं। और क्लोरोफिल ए यहाँ पर जो एक्साइटेड हो रहा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने पर क्या हो जाते हैं, यहाँ होल बन जाते हैं। होल का मतलब छिद्र बन जाते हैं। तो इन छिद्रों की पूर्ति यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नीज आयन की उपस्थिति में इसके अंदर जो होल बने उनकी पूर्ति कर देते हैं। ओके, अब ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है, ये फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, यहाँ से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से पीएस फर्स्ट के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ओके, पीएस फर्स्ट से ये जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी एक्सेप्टर आयरन, सल्फर, प्रोटीन, जैसे कि मैंने पीएस फर्स्ट के अंदर आपको बताया था जब करवाया था उस टाइम, वापस अगर नहीं तो पिछले वाले वीडियो मेरे देखना आप, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है फेरेडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और यहाँ पर फेरेडॉक्सिन जो ग्राही है,
इनके पास यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है जो क्या करते हैं NADP प्लस को किस में बदलते हैं NADPH प्लस H आयन के अंदर। ओके, NADPH को H आयन के अंदर बदल देते हैं। तो यहाँ पर जैसे बेटा ध्यान रखना, अब ये जो 4 हाइड्रोजन आयन है ना, ये 4 हाइड्रोजन जो है वो NADP प्लस के साथ फ्यूज होकर के 4 हाइड्रोजन आयन NADP प्लस के साथ फ्यूज होकर के 2 NADP प्लस के साथ ये 4 हाइड्रोजन आयन फ्यूज होकर के 2 NADPH प्लस H आयन का निर्माण करते हैं। 2 NADPH प्लस 2 हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर अभी मैं जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बताऊंगा उस दरमियान बताऊंगा यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये मतलब नॉर्मल मैकेनिज्म थी PS सेकंड की। तो इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ना वापस, अगर टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो नोट डाउन कर लेना, ताकि डाउट क्लास के अंदर अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब देखो ये तो था मैकेनिज्म ऑफ PS फर्स्ट और PS सेकंड। अब अपन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान की क्रिया होती है उसके अंदर ध्यान देना बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन परिवहन ये आपके अंदर उसकी बुक के अंदर आगे वाला टॉपिक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा X ऑर्गेनिक प्रोसेस। X ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऊष्मा से भी प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसके अंदर ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है, और वो जो मुक्त ऊर्जा है वो ATP निर्माण में रेस्पॉन्सिबल होती है, या फिर कुछ एक जो ऊष्मा होती है ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में ह्रास भी हो जाती है। इस वजह से इसको एक X ऑर्गेनिक प्रोसेस या ऊष्मा सेपी प्रक्रिया भी कहते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द रेडॉक्स रिएक्शन क्रिएट एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ ATP। और इनके अंदर क्या होता है, इनसे मतलब जो मुक्त प्रोटॉन ग्रेडियंट या जो हाइड्रोजन आयन प्रवणता होती है उनके मुक्त होने से कुछ तो ऊष्मा के रूप में एनर्जी का ह्रास हो जाता है, और कुछ एक जो है ATP का संश्लेषण कर लेते हैं। अब देखो बेटा इसका हिंदी में, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश द्वारा पर्णहरित से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, किससे? पर्णहरित से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों द्वारा क्रमबद्ध रूप से ग्रहण कर लिए जाते हैं। निश्चित एवं क्रमबद्ध रूप से ग्रहण किए जाते हैं। प्रत्येक स्थानांतरण पर दो ग्राहियों के मध्य कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ग्राही का मतलब हो गया कि जैसे ये प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6/F कॉम्प्लेक्स, या फिर साइटोक्रोम B6/F कॉम्प्लेक्स या प्लास्टोसाइन, ये जो विभिन्न प्रकार के जो ग्राही है इन ग्राहियों के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ऊर्जा का निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। प्रत्येक स्थानांतरण पर 2 ग्राहियों के मध्य ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त करते हैं, और मुक्त ऊर्जा पर्याप्त होने पर ATP का संश्लेषण कर लिया जाता है, अन्यथा उसका ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। ओके, तो ये तो थी इलेक्ट्रॉन चेन। अब अपन करते हैं इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर ही आता है आगे वाला टॉपिक है जल का विघटन। अब जल का विघटन, जैसे कि मैंने आपको PS फर्स्ट और PS सेकंड के अंदर डिफरेंस बताया था कि ये जो है PS सेकंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? PS सेकंड से संबंधित है। अब PS सेकंड के अंदर क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जल का अणु जो है वो टूटता है किसके अंदर? 2 हाइड्रोजन आयन के अंदर, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन परमाणु। चूँकि ऑक्सीजन का एक परमाणु के निर्माण के लिए 1 जल के अणु की आवश्यकता होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर 6 ऑक्सीजन के अणु बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के 1 परमाणु के लिए 1 जल के अणु की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन के 1 अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो
एक ऑक्सीजन के अणु के निर्माण के लिए 2 जल के अणु की आवश्यकता होती है। अतः फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर कितने 6 ऑक्सीजन बन रहे हैं। अब 6 ऑक्सीजन के लिए कितने जल के अणु चाहिए। अब एक ऑक्सीजन अणु के लिए तो अपन को 2 चाहिए, तो 6 के लिए 12 जल के अणु की आवश्यकता होती है। अब देखा अब अपन इसको, ये तो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब आता है अगला टॉपिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटो, ध्यान देना बेटा, फोटो का संबंध है लाइट से। लाइट का मतलब हो गया प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का आपस में फ्यूज होकर के किसका निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करना फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है, या फिर इसको हिंदी में प्रकाश फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है प्रकाश फास्फोरिलीकरण। एक तो होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ध्यान देना बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवा रहा हूँ, ध्यान देना। अब देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फो साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, चक्र, साइकिल, जिसके अंदर क्या घूम फिर करके वापस, एक साइकिल होती है ना कि घूम फिर करके इलेक्ट्रॉन का वापस अपने घर में ही आ जाना, उसको कहते हैं साइक्लिक या चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब इसके अंदर क्या होता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर पीएस फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है। पीएस फर्स्ट का मतलब हो गया P700। ओके, ये हो गया सन, सूर्य से लाइट एनर्जी को फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये हो गए एंटीना मॉलिक्यूल। ओके, ये हो गए सहायक अणु। ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ग्रहण करके पीएस फर्स्ट या जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए उसको देते। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए, इनको जो ग्रहण करने का कार्य करते हैं वो होता है एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन। ओके, आयरन सल्फर प्रोटीन से क्या होता है, ये जो है आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन घूम फिर करके अपने घर में ही वापस आ जाता है। तो ये एक प्रकार की साइकिल बन रही है। और यहाँ पर क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य ADP प्लस IP की उपस्थिति और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है घूम फिर करके अपने घर में ही वापस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, पता पड़ गया। जैसे कि इसके अंदर देखें, जैसे ये देखो क्लोरोफिल ए, ये रिएक्शन सेंटर है। P700 मॉलिक्यूल जो होता है 700 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सनलाइट और फोटोन के रूप में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और यहाँ से अब ये जो सहायक वर्णक है जिसको एंटीना अणु कहते हैं, ये अपने जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरोफिल ए को देते हैं। क्लोरोफिल ए यहाँ से उत्तेजित हो जाता है। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडॉक्सिन, याद रखना बेटा ये विभिन्न प्रकार ग्राही है। फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस क्लोरोफिल ए के पास आ जाते हैं। तो ये एक प्रकार का जो साइकिल हो गई या साइक्लिक प्रोसेस या चक्र हो गया, इस वजह से इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर आपने देखा होगा कि इनके अंदर न तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ, न ही
NADPH प्लस HIN का निर्माण हुआ और केवल इसके अंदर PS फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है और ओनली एसिमिलेटरी पावर के रूप में एक ATP का निर्माण होता है। अब ध्यान देना बेटा, तो ध्यान देना बेटा, इसके अंदर देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या हो रहा है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब इसके अंदर जो है नो O2 प्रोडक्शन, कहने का मतलब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी इसके अंदर नहीं हो रहा है। नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, देखो जैसे कि PS फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, अब PS फर्स्ट के अंदर जल का प्रकाशीय अपघटन भी नहीं होता। नो रिडक्शन ऑफ NADP, और न ही NADP का निर्माण होता है, मतलब अपचयन होता है NADPH प्लस HIN के अंदर। ओनली एसिमिलेटरी पावर इज ATP, केवल एक प्रकार की ATP का निर्माण होता है और साथ ही साथ ओनली वन PS लाइक PS फर्स्ट पार्टिसिपेट, ओनली एक प्रकार का फोटो सिस्टम जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट ही पार्टिसिपेट करता है। और ये कहाँ हो रही है प्रक्रिया, स्ट्रोमा लेमिली, कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है, स्ट्रोमा के अंदर जो पटलिका तंत्र होता है, नलिकीय तंत्र होता है, स्ट्रोमा लेमिली के अंदर ये जो प्रोसेस संपन्न होता है। तो ये तो था अपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब अपन करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को जेड स्कीम भी कहते हैं। ध्यान देना बेटा, जैसे कि मैंने जो PS सेकंड बताया ना, उसकी तरह ये भी इसके अंदर देखें जो PS सेकंड के अंदर अपन ने किया था ना, देखें अब देखो बेटा, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जैसे कि PS सेकंड अपन ने किया था। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वैसे एक बार वापस देख लो भले आप, जैसे सबसे पहले क्या है कि एक तो है जैसे कि अपने ये PS, ये क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल है, और जो है सबसे पहले जैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर PS सेकंड, ठीक है, PS सेकंड। अब PS सेकंड के अंदर P680 नैनोमीटर से संबंधित है और यहाँ पर क्या होगा, एंटीना मॉलिक्यूल या सहायक वर्णक। अब PS सेकंड है तो ध्यान देना बेटा, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किस में टूट रहा है, जैसे 2 वाटर मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ये किन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से ये जो इलेक्ट्रॉन है प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट या जिसको कहते हैं P700, PS फर्स्ट जो क्लोरोफिल A का जो मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है P700 के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और P700 से ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन पर यहाँ पर क्या होता है NADP प्लस, जो एंजाइम NADP रिडक्टेज होता है वो NADP प्लस को NADPH प्लस HIN के अंदर बदल देता है। चूँकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन हैं तो 4 हाइड्रोजन आयन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आयन, 2 NADP लगेंगे, 2 NADPH प्लस 2 HIN का निर्माण होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये उत्तेजित होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं ना, तो यहाँ पर होल बन जाते हैं। इन होल की पूर्ति मैग्नीज आयन की उपस्थिति में ये 4 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पर तो अब ये होल रहते नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विभिन्न प्रकार के ग्राहियों के द्वारा, जैसे यहाँ से फियोफाइटिन से 4 इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से 4 जो इलेक्ट्रॉन है ये P700 या PS फर्स्ट के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं।
पीएस फर्स्ट से ग्रहण करने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन, और आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आयन और 2 NADP प्लस NADP रिडक्टेंस एंजाइम की उपस्थिति में 2 NADPS प्लस 2 H आयन के अंदर बदल जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के बीच ADP प्लस IP से ATP का निर्माण होता है। और ये चूंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जेड की तरह दिख रही है, इसलिए इसको जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इधर देखो, देखें इधर देखो, अब जैसे ये हो गया, जैसे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, सनलाइट से फोटोन के रूप में एनर्जी को ग्रहण किया जाता है, लाइट एनर्जी को फोटोन के रूप में। ओके, अब फोटोन के रूप में जो लाइट एनर्जी ग्रहण की जाती है, तो यहाँ पर जैसे PS सेकंड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जो होल बन जाते हैं उनकी पूर्ति कर देता है। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के द्वारा, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, यहाँ से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से क्लोरोफिल A के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। क्लोरोफिल A से जो एक्सेप्टर होता है, जिसको कहते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से वहाँ पर जैसे PS फर्स्ट के अंदर भी बताया था मैंने, NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, वो 4 हाइड्रोजन आयन जो PS सेकंड से प्राप्त होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन और 2 NADP प्लस को आपस में फ्यूज करके NADPH प्लस H आयन का निर्माण करता है। और ये चूंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जेड की तरह दिख रही है, इसलिए इसको जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। अब चूंकि इसको जेड स्कीम भी कहते हैं, तो अब इसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे वो ध्यान देना कि इसके अंदर बोथ फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट, कहने का मतलब PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र द्वितीय। इसके अलावा इसके अंदर एसिमिलेटरी पावर के रूप में ATP और NADPH प्लस H आयन का निर्माण भी होता है, एक तो NADPH प्लस H आयन और एक ATP। इसके अलावा वाटर स्प्लिटिंग, जल का अणु टूटता है हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अंदर। इसके अलावा ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ग्रेनल लैमेली में, वो कहाँ हो रही थी, स्ट्रोमल लैमेली में। ओके, ये अपने थे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये तो हो गया बेटा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब अपन करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, और उसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो ATP का निर्माण हो रहा है, वास्तव में जो ATP बन रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसका निर्माण किस तरीके से होता है। अब केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रसोपरासरणी परिकल्पना थी, गिवन बाय पीटर मिशेल, या कहीं कहीं पर पीटर मिशेल पे लिखा हुआ था 1961 के अंदर, 1961 के अंदर पीटर मिशेल के द्वारा यह जो रसोपरासरणी परिकल्पना थी उनके द्वारा दी गई। और यह सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में ATP संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर, अब माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक का मतलब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन से संबंधित है, हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। तो उनके अंदर ATP का निर्माण किस तरह होता है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर ATP का निर्माण किस तरीके से होता है, वो जो है इसके अंदर अपन देखेंगे। तो मतलब दोनों प्रक्रिया के अंदर जो ATP का निर्माण होता है उसको प्रदर्शित करता है। अब देखो बेटा, ये जो है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, इसके बारे में बताऊंगा। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के अंदर ध्यान देना, ये जो प्रोसेस है, ये मतलब जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उससे संबंधित है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का अपन क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ATP और NADPH का जो निर्माण हो रहा है वो वास्तव में किस तरीके से हो रहा है, इसलिए अपन जनरली इनके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसको मतलब उससे संबंधित करते हैं। ध्यान देना, देखें कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो मतलब किस में होता है,
ग्रेनल लैमेली के अंदर। ग्रेनल लैमेली के अंदर अब ध्यान देना, ग्रेनल लैमेली, अब ग्रेना क्या है? ग्रेना जो थाइलेकोइड जब एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर के रूप में व्यवस्थित हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं ग्रेना। अब ध्यान देना, ये मैं बना रहा हूँ थाइलेकोइड का डायग्राम। किसका? थाइलेकोइड, क्योंकि थाइलेकोइड से ही ग्रेना बन रही है। ध्यान देना, अपन को एटीपी का प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है वो बताना है। अब इसके अंदर ध्यान देना बेटा, अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जैसे ये तो हो गया पीएस सेकेंड और यहाँ पर हो गया जैसे पीएस फर्स्ट। ओके, इसके बाद में यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन, इसके बाद में यहाँ पर होगा साइटोक्रोम B6/F कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन। ओके, अब होता क्या है कि जैसे पीएस सेकेंड के अंदर, अब ध्यान देना बेटा, ये जैसे थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये ध्यान देना, जैसे ये अपना क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे ये थाइलेकोइड है, ये झिल्ली थाइलेकोइड, तो थाइलेकोइड के बाहर क्या भरा हुआ होता है? स्ट्रोमा। उसी प्रकार जैसे ये थाइलेकोइड, इसके बाहर वाला ये भाग हो गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकोइड के अंदर वाला भाग जो अवकाश होता है उसको कहते हैं ल्यूमन। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। ओके, अब जो पीएस सेकेंड, अब होता क्या है कि जनरली अपना जो कहने का मतलब जो एम है, जब हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है जब ल्यूमेन के अंदर अधिक हो जाएगी और स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, तब क्या होगा कि इन आयनों का पैसिव मूवमेंट होगा। पैसिव मूवमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे डिफ्यूजन, या फिर जैसे जनरली अपन जैसे केमी ऑस्मोटिक पढ़ रहे हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस के अंदर अपन देखते हैं एक तो टर्म आती है ऑस्मोसिस मतलब परासरण, एक आता है विसरण। विसरण का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जब अणुओं का गमन, जैसे एक बंद कमरे में अगरबत्ती जला दूं, कुछ समय बाद अपन एक कोने से दूसरे कोने में जो सुगंध आती है, मतलब कणों की सांद्रता एक तरफ ज़्यादा थी, अधिक से कम की तरफ जो अणुओं का गमन जो हो रहा है, तो उसको तो अपन कहेंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो अणुओं की गति हो रही है उसको कहेंगे विसरण। और अब ये का ये प्रोसेस, जैसे मान लीजिए मैंने एक पात्र लिया, पात्र के अंदर पानी भर लिया, इसके अंदर मैंने एक सेल डाल दी, तो क्या होगा? जैसे बाहर जल की सांद्रता अधिक है, अंदर कम है, तो अधिक से कम की तरफ जो जल की गति इस झिल्ली के द्वारा जो हो रही है, इस झिल्ली को मैंने मान लिया अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अणुओं की जो गति हो रही है वो जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हो रही है तो उसको कहेंगे परासरण, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बाहर से जब अधिक होगी ना, तो हाइड्रोजन आयन का पैसिव मूवमेंट होगा। पैसिव मूवमेंट का मतलब अंदर से बाहर की तरफ। उस दरमियान क्या होगा कि ये जो पैसिव मूवमेंट जो होगा, इस पैसिव मूवमेंट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में फ्यूज होकर के किसका निर्माण करेंगे? एटीपी का। तो ध्यान देना बेटा, ये किन प्रकार, कहने का मतलब इस ल्यूमन के अंदर अपन को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ानी है, और ये 2-3 तरीकों से संभव है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको जल के अंदर पीएस सेकेंड के अंदर तो बताया था कि ये जो है जल अपघटन से संबंधित होता है। 2H2O ये किस में टूटेगा? 2 हाइड्रोक्साइड आयन और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन आयन। ओके, अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये आपस में फ्यूज होकर के वापस एक जल का अणु बना लेते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को ये जो प्लास्टोक्विनोन है, स्ट्रोमा से तो आएंगे हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन, समझ रहे हो, और ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में फ्यूज होकर के PQH2 का निर्माण करते हैं। प्लास्टोक्विनोन बदल जाता है, अपचयित होता है PQH2 में, और PQH2 वापस
ऑक्सीकृत होता है PQ के अंदर, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये आ जाते हैं ल्यूमन के अंदर। तो हाइड्रोजन आयन बाहर से क्या हो गए, अंदर आ गए, और ये किसके द्वारा आते हैं, साइटोक्रोम B6/F कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ओके, अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर देखो धीरे धीरे बढ़ रही है ना। थर्ड केस में क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अब आएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं PS फर्स्ट के अंदर। तो PS फर्स्ट के अंदर जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचे, अब स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन, समझ रहे हो, और साथ ही साथ PS फर्स्ट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था एक जो एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज, वो क्या करता है NADP प्लस को बदल देता है NADPH प्लस H आयन के अंदर। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है अंदर की तुलना में बाहर जो होती है, लूमन की तुलना में बाहर कम हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन लूमन में बने, अब इनका क्या होगा, पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है CF पार्टिकल। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो होता है F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, उसी प्रकार इसके अंदर होता है CF पार्टिकल या कपलिंग फैक्टर, जिसको कहते हैं, क्या बोलेंगे, कपलिंग फैक्टर। और ये क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन आयन का पैसिव मूवमेंट करेंगे। यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन कपलिंग फैक्टर के द्वारा स्ट्रोमा के अंदर प्रवेश करते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज क्या करता है, ADP प्लस IP को आपस में फ्यूज करके ATP का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रोसेस को, अब देखो बेटा, ये देखो झिल्ली के द्वारा इनका आदान प्रदान हो रहा है आयनों का, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, समझ रहे हो, अर्धपारगम्य झिल्ली से हो रहा है। इस वजह से अपन इसको कहते हैं केमी का मतलब रसायन के अंदर आ गया हाइड्रोजन आयन। ऑस्मोटिक का मतलब अब ये ऑस्मोसिस हो रहा है अधिक से कम की तरफ, और वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली से, इसलिए इसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ATP का जो निर्माण होता है वो इस प्रकार से होता है। अब ध्यान देना बेटा, ये देखो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। और इस विद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता के 2 प्रमुख घटक है। कहने का मतलब कंसंट्रेशन जो है बाहर और अंदर बढ़ने के 2 प्रमुख कारण है। एक तो झिल्ली के आर पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में अंतर, मतलब बाहर कम है और अंदर अधिक है। ओके, और सेकंड हो गया झिल्ली के आर पर विद्युत विभव में अंतर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन लूमन एंड स्ट्रोमा। मतलब स्ट्रोमा और लूमन के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो आयन से उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, उससे मतलब ये जो है अंतर डेवलप होता है, और इससे पैसिव मूवमेंट होता है, ATP का निर्माण होता है। अब जैसे ध्यान देना बेटा, जैसे ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन थी, ये PS2 था, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर मॉलिक्यूल टूटा हाइड्रोक्साइड आयन और 2 हाइड्रोजन आयन के अंदर। अब ये जो है वापस जल कणु का निर्माण कर सकता है हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, कहाँ पर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोन जो है ये अपचयित होगा PQH2 के अंदर। PQH2 वापस ऑक्सीकृत होता है किसके अंदर, PQ के अंदर। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वापस ल्यूमन के अंदर पहुँच गए। कुल मिला के लूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ गई। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो हाइड्रोजन आयन अंदर आ रहे हैं, ये साइटोक्रोम B6/F कॉम्प्लेक्स के द्वारा आ रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ से प्लास्टोसाइनिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है PS फर्स्ट के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। PS फर्स्ट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। ये क्या करता है, NADP प्लस को NADPH प्लस H आयन के अंदर बदल देता है। ओके, इसके बाद में जो है जो CF पार्टिकल है, ये क्या करता है, जब इसकी सांद्रता लूमन के अंदर अधिक हो जाती है तो हाइड्रोजन आयन जो है बाहर की तरफ गति करते हैं, ATP सिंथेज एंजाइम लगता है, और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किस में बदल देता है, ATP के अंदर। ओके, और ये था फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय केमी ऑस्मोसिस, पता पड़ गया। ओके, इसके बाद देखो वेयर यूटिलाइज ATP एंड NADPH।
अब अपना जो अगला टॉपिक है कि ये जो लाइट रिएक्शन के अंदर ध्यान देना बेटा, अब अपन लाइट रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा है, एक तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है और साथ ही साथ ATP और NADPH प्लस H आयन का निर्माण होता है। तो अब ये ऑक्सीजन तो जो होती है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में रेस्पायरेशन के अंदर काम आ जाती है जीवों के, जबकि यहाँ पर जो NADPH प्लस H आयन बनी वो क्या करेगी, जो लाइट रिएक्शन के अंदर बनती है वो कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदलती है, ग्लूकोज के अंदर। ध्यान देना, ये ATP और NADPH प्लस H आयन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब देखें, जैसे कि लाइट रिएक्शन अपन ने पढ़ ली, लाइट रिएक्शन के अंदर एक तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, कहाँ पर होती है, ग्रेना वाले पार्ट के अंदर होती है, और साथ ही साथ एसिमिलेटरी पावर के रूप में ATP और NADPH प्लस H आयन का निर्माण होता है। और ये ATP और NADPH प्लस H आयन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर बदलने में रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, अब आती है डार्क रिएक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ हो रही है, अप्रकाशिक अभिक्रिया जो मैंने बताया था कि ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, स्ट्रोमा वाला पार्ट वहाँ पर संपन्न होती है। और इसकी खोज का श्रेय जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था F ब्लैकमैन, उनको जाता है। उन्होंने 1905 के अंदर इसकी खोज की थी, साथ ही साथ एक नियम भी दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ओके, अब देखो डार्क रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना बेटा, डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है, इसको बायोसिंथेटिक फेज या जैव संश्लेषी अवस्था भी कहते हैं। और ये कहाँ कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट इन स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है वहाँ पर कंप्लीट होती है। और इनके अंदर क्या होता है, यूज एसिमिलेटरी पावर ATP एंड NADPH प्लस H आयन। इनके अंदर जो एसिमिलेटरी पावर के रूप में ATP और NADPH प्लस H आयन बनता है वो इनके अंदर काम आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदलने में या अपचयित करने में। ये ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर बदलने में ये रेस्पॉन्सिबल होती है। और इनके अंदर चूंकि डार्क, देखो नाम से स्पष्ट अप्रकाशिक अभिक्रिया, कहने का मतलब इनके अंदर लाइट की आवश्यकता नहीं होती। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, आगे मैं जब C3C4 साइकिल करवाएंगे उस टाइम बताऊंगा कि इनके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है विभिन्न यौगिकों या कंपाउंड के अंदर टूटती है या इसका स्थिरीकरण होता है। इस वजह से इसको CO2 फिक्सेशन पाथवे भी कहते हैं, CO2 स्थिरीकरण पाथवे। इसके बाद में 3 मेथड ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन ग्रीन प्लांट। हरे पादपों के अंदर कार्बन के स्थिरीकरण के 3 विधियां हैं, 3 मेथड है। फर्स्ट है केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल। क्या है, केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल। दूसरी है H स्लैक साइकिल या C4 साइकिल। कौन सी है, H स्लैक साइकिल या C4 साइकिल। थर्ड है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम साइकिल। कौन सी है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम साइकिल। चूँकि अपने जैसे 11th के सिलेबस के अंदर तो ये C3 और C4 साइकिल ही दे रखे हैं, तो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो मतलब अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जैसे अपन जो है अपनी जैसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग C3 और C4 साइकिल के अंदर ही मतलब C3 और C4 साइकिल ही पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो था अपना वीडियो, इसको आप वापस पढ़ना। फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो उसको नोट डाउन कर लेना, अपन डाउट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और कोई भी टॉपिक अगर मान लीजिए समझ नहीं आया है तो बार बार देखें, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो अपन उसको डाउट क्लास के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ये जो C3 साइकिल है, C3 C4 साइकिल अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, और इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको जैसे आज अपन ने पढ़ा 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, वो नोट डाउन कर लेना आप। एक तो जैसे फर्स्ट नोट डाउन करो, फर्स्ट अपन ने किया जैसे ये जो लाइट रिएक्शन
जो होती है लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या क्या बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, इसके अलावा जो एसिमिलेटरी पावर बनती है, तो वो बताना है कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है, मतलब लाइट रिएक्शन के अंदर क्या क्या बन रहा है। ठीक है, जैसे एक तो ऑक्सीजन है और एक ATP और NADPH प्लस HIN का निर्माण हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि ये अपन ने ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाया है ना, तो एक क्वेश्चन लिख लो, डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहने का मतलब चक्रीय एवं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में क्या अंतर है। समझ लो, इनके बीच में आपको अंतर बताना है। ओके, थैंक यू।